और पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए 2 दिन के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता में हैं। अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने दूसरे दिन की शुरुआत सुबह 11 बजे विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन से करेंगे। अमित शाह शांति निकेतन में रविंद्र भवन में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद वो विश्वविद्यालय के संगीत भवन जाएंगे और दोपहर 12 बजे यहाँ के बांग्लादेश भवन सभागार में संबोधन देंगे। बांग्लादेश भवन सभागार में कार्यक्रम खत्म होने के बाद वो वीर भूमि के लिए रवाना हो जाएंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पश्चिम बंगाल दौरा इस वक्त चल रहा है। पश्चिम बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन उनका है। इसी बीच आज के लिए काफी सारे कार्यक्रम तय किए गए हैं। सुबह 11 बजे सबसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन पहुंचेंगे, जहां कार्यक्रम उनके लिए तय किया गया है। इस कार्यक्रम के बाद वो बांग्लादेश भवन सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें वो संबोधित करेंगे। उनका संबोधन बेहद अहम माना जा रहा है। और साथ ही चुनाव को लेकर जिस तरह से हलचल तेज हो चुकी है, विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, इसी की तैयारियों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त पश्चिम बंगाल में मौजूद हैं, जहां उनके दौरे का आज दूसरा दिन है। और चुनाव को लेकर भी काफी सारी तैयारियां, काफी सारी चीजें इस बीच देखने को मिली। रणनीति आगे की पार्टी की क्या होगी, इसको लेकर भी उनका ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। इसके अलावा जिस तरह से विपक्षी दलों में हलचल देखने को मिली है, उस मायने से भी बेहद अहम केंद्रीय गृह मंत्री का यह दौरा माना जा रहा है। तो उनके दौरे का आज ये दूसरा दिन है। खबर पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनीष शुक्ला जी जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका नेटवर्क 10 पर। जी नमस्कार। मनीष जी, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे का दूसरा दिन है। आज के लिए काफी सारे कार्यक्रम तय किए गए हैं, लेकिन अहम बात यही है कि पार्टी की आगे की रणनीति क्या होगी, उस पर फोकस करने के लिए वो वहां पहुंचे हैं। किस तरह की चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारी है, उसका जायजा लेने के लिए वो इस वक्त पश्चिम बंगाल का दौरा कर रहे हैं। कितना अहम उनका ये दौरा है, किस मायने में, जिस तरह से हम देखें कि विपक्षी दलों में भी लगातार हलचल तेज हो गई है, तो उस मायने से अगर हम देखें तो कितना अहम उनका ये दौरा है? पश्चिम बंगाल में भाजपा ने इस तरह की रणनीति बनाई है कि पूरी तरह से तृणमूल कांग्रेस को घेर लिया जाए। आपने कल देखा होगा अमित शाह जी उनका जो दौरा था, पहले दिन आपने देखा कि तृणमूल कांग्रेस हो, सीपीआई हो या कांग्रेस हो, इनके सारे बड़े नेताओं ने एक साथ पार्टी ज्वाइन की। तो इसका मतलब ये हुआ कि शीर्ष नेतृत्व जो भाजपा का है वो सीधे सीधे इन चुनाव की ओर अपनी जो है पूरी निगरानी में चुनाव चाहता है और वो पूरा उसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। अमित शाह जी अब हर महीने जाएंगे, नड्डा जी बंगाल में ही रहेंगे हर महीने। तो निश्चित रूप से भाजपा ने एक बड़ी रणनीति बनाई है। आप ये देखेंगे कि कितनी प्रबंधन भाजपा का कितना सटीक है कि उसने पूरी जो 42 लोकसभा सीटें हैं बंगाल की, उनको 6 जोन में डिवाइड कर दिया। और देश की जो सबसे स्पेशल जो मतलब जो चुनावी प्रबंधन में मास्टर माने जाते हैं, वो 7 अपने बड़े नेता जो हैं उनको स्पेशल 17 तैयार की है। और उनमें आप देखिए उत्तर प्रदेश से ले लीजिए, केशव मौर्य जो हैं, जो भाजपा के अध्यक्ष थे जब भाजपा ने यहाँ पर विशाल जीत हासिल की, या मध्य प्रदेश में नरोत्तम पुरी हो या फिर प्रहलाद पटेल हो, बड़े बड़े जितने भी नेता हैं, झारखंड से अर्जुन मुंडा हो गए, ये हो गए आपके इधर हरियाणा से हो गए, सारे जो पूरे देश भर के क्रीम है एक तरह से वहां पर झोंक दी गई है। और भाजपा आज की तारीख में बिल्कुल फ्रंट फुट पे आकर खेल रही है और विपक्षी दलों या सत्ता दल में बैठे लोगों को कहीं भी मौका देना नहीं चाहती है। तृणमूल के सामने समस्या ये है कि वो चुनाव लड़े या पहले पार्टी को बचाए। तो दोनों तरफ से संकट पैदा करके बीजेपी वहां पर बिल्कुल एक माहौल बनाना चाहती है और निश्चित रूप से माहौल बन चुका है और भाजपा जो है इस समय बढ़त पर है। जी बिल्कुल मनीष जी। और शनिवार को अमित शाह का दौरा भी वहां पर रहा था और उनके द्वारा जनसभा को भी संबोधित किया गया था। उसके बाद आज भी उनका एक संबोधन बांग्लादेश भवन सभागार में होने जा रहा है। कितना महत्व ये रखता है? बिल्कुल, आप ये देखिए कि एक एक मिनट जो अमित शाह का है वो पूरा वहां पर पूरा मॉनिटरिंग हो रही है, पूरा बंधा हुआ है सिस्टम। लोगों से लगातार संवाद उनका जारी है। वो ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना चाहते हैं, फिर चाहे किसान हो, चाहे बांग्ला भाषा के जो गौरवशाली जो वहां के व्यक्तित्व हैं, उनसे जो समाज सेवी हैं, बौद्धिक वर्ग है, प्रबुद्ध वर्ग है, सबसे उन्होंने भेंट की है। और निश्चित रूप से इस समय कार्यकर्ताओं से भी सीधा संवाद किया है। लोगों से जुड़ते हुए एक के बाद एक जो जुड़ रहे हैं, जिस तरह से भाजपा की रणनीति रही है कि एक अंतिम छोर पर कार्यकर्ता भी ये समझे कि उसके साथ शीर्ष नेतृत्व शामिल है। तो भाजपा का जो बड़ा नेतृत्व है, अगर वो सीधे तौर पर जमीनी स्तर के कार्यकर्ता के साथ मिल रहा है, बात कर रहा है, अमित शाह खुद वहां पर 2 दिनों से मौजूद है, इस तरह के कार्यक्रम है, तो निश्चित रूप से ये लोगों को जमीन से जोड़ने वाली बात है। वो माँ, माटी और मानुष का जो ममता बनर्जी का जो सिद्धांत था, उसी पर आकर वो खेल रहे हैं। और उन्होंने साफ तौर पर कल स्पष्ट कर दिया कि बंगाल का जो कार्यकर्ता है वही वहां का मुख्यमंत्री होगा, वही वहां का विधायक होगा। अमित शाह वहां पर जा रहे हैं और किसी को ये क्या अधिकार नहीं है कि देश के किसी भी हिस्से में जाकर जनसभा को संबोधित कर सकता है। तो निश्चित रूप से बंगाल की जो भावना है
जो ममता बनर्जी का एक स्ट्रांग पॉइंट था, उसी पर आकर वो खेल रहे हैं। और उन्होंने इस तरह से कल मुकुल राय उनके साथ रहे, साथ में खाना खाया, शुभेंदु अधिकारी आए, बड़े बड़े जो नेता हैं उनके साथ वो मिले, उनको एक अपनापन दिखाया। तो ये एक संदेश दिया है उन्होंने। जो लगातार ममता बनर्जी कह रही है कि भाजपा एक बाहरी पार्टी है, तो उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी का उदाहरण दिया, वो खुदीराम बोस को उन्होंने श्रद्धांजलि दी, बंगला में ट्वीट किया। तो ये एक प्रतीक है, छोटे छोटे प्रतीक बनकर एक बड़ी कहानी बनती है, बड़ा परिदृश्य बनता है। तो वो परिदृश्य उन्होंने निर्माण कर दिया है और निश्चित रूप से बंगाल की जनता जुड़ी है। मनीष जी, और इसी बीच जैसा कि आपने बताया, साथ ही शुभेंदु अधिकारी के साथ ही 10 कद्दावर नेता तृणमूल कांग्रेस के जो पार्टी छोड़ चुके हैं, विधायक इसमें शामिल हैं जो पार्टी छोड़ चुके हैं, उन लोगों ने शाह की उपस्थिति में भगवा झंडा लहराते हुए वो नजर आए थे। किस तरह का संदेश इससे जाएगा, किस तरह का प्रभाव आप मान सकते हैं कि बीजेपी का वहां देखने को मिल रहा है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में ये लोग शामिल थे? बिल्कुल, आप शुभेंदु अधिकारी को ले लें, मिदनापुर का जो क्षेत्र है, पूर्वी मिदनापुर है, वहां पर पूरा इनका वर्चस्व है। और ममता बनर्जी के बाद जो नेताओं की एक श्रृंखला आती है, उसमें शुभेंदु अधिकारी बहुत बड़ा नाम था। शुभेंदु अधिकारी हो या मुकुल राय हो, इन लोगों का व्यक्तित्व बंगाल में बहुत बड़ा है और ये लोग चुनावी प्रबंधक के मास्टर माने जाते हैं। ममता बनर्जी ने भी जीरो से शुरुआत की थी। ममता बनर्जी कांग्रेस में थी और उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर जो बाहरी दलों का वो जो आज जो कह रही है कि उनके जो तोड़कर जा रहे हैं लोग, तो वो भी ममता बनर्जी कांग्रेस को छोड़कर भी तो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। और उसके बाद में आप ये देखिए कि ममता बनर्जी के साथ लोग जुड़े, तो वही भाजपा के साथ में हो रहा है। और ये सब अपने चुनावी प्रबंधन में मास्टर हैं। ममता बनर्जी ने अपना जो वीरभूमि से या वहां आंदोलन किया था, किसानों का आंदोलन जो हुआ था, टाटा मोटर्स के टाटा की जो जमीन थी उसके खिलाफ जो आंदोलन किया था, उन्होंने जो पूंजीवादी को चुनौती दी थी, तो उसमें यही सारे नेता शामिल थे। और ये सारे नेता आज बीजेपी के साथ हैं। किसानी जो खेती किसानी का जो एरिया है, उसके जरिए राष्ट्रीय स्तर पर भी एक संदेश दिया गया है कि भाजपा किसानों के साथ खड़ी हुई है। तो हर तरह से आप चाहे नैरेटिव सेट करने की बात हो, चाहे फिर वो राजनीतिक हो, काम दाम दंड भेद कूटनीति, हर तरह की चाल या अच्छा जो जनता को संदेश, सारी स्तर पर बीजेपी खेल रही है और निश्चित रूप से आगे बढ़ रही है। जी बिल्कुल मनीष जी, और साथ ही अगर हम वाम दलों की बात करें तो वाम दलों के कई नेताओं ने इस वक्त हम कहेंगे कि भाजपा का दामन थाम लिया है। तो कैसा प्रभाव इसका बंगाल की राजनीति में देखने को मिल सकता है, क्योंकि तृणमूल सांसद भी इसमें शामिल थे? किस तरह का प्रभाव अब बंगाल की राजनीति पे पड़ेगा? आप ये देखिए कि 30 सालों तक लगातार वाम दलों ने बंगाल पर राज किया और एक तरफा राज किया। पूरा बंगाल में दूसरा कोई दल उभरने नहीं दिया। यहाँ तक कि जब केंद्र में सत्ता में कांग्रेस थी, तब भी वो बंगाल में नहीं खड़ी हो पाई। और उसके बाद में बंगाल को बंगाल में जो वाम दलों का जो वर्चस्व था, वो तोड़ने का काम एक महिला ने किया। और महिला का जो कद है, ममता बनर्जी का जो कद है, वो लार्जर देन लाइफ क्रिएट हो गया। उसने पूरा जो एक पूरा किला था वाम दलों का ध्वस्त कर दिया और माँ माटी मानुष के नाम, परिवर्तन के नाम पर उन्होंने एक परिवर्तन की लहर चलाई और सत्ता पर पहुंची। लेकिन जो खूनी संघर्ष उन दोनों के बीच में हुआ, वही खूनी संघर्ष आज भी देखने को मिला। भाजपा के कार्यकर्ता लगातार मारे गए और ममता बनर्जी के राज पिछले 10 सालों में जो भ्रष्टाचार हुआ, वही मुद्दा लोग उठा रहे हैं, वही भाजपा उसी पर आकर खेल रही है। भाजपा उनके भतीजे को आरोप में लगा रही है। वो सत्ता का एक अलग जो स्तंभ है, सत्ता का अलग केंद्र है, वो ममता बनर्जी के भतीजे को मानकर वो जनता के सामने पेश कर रही है। और उसमें जो सीपीआई हो या तृणमूल कांग्रेस हो या कांग्रेस के बड़े नेता हो, वो निश्चित रूप से वो जो त्रस्त थे उससे, ममता बनर्जी के भतीजे से, तो वो लोग छोड़ कर आ रहे हैं और उसके बाद में वो भाजपा का दामन थाम रहे हैं। उनको विश्वास है कि भाजपा आने पर उनको एक अहम जिम्मेदारी मिलेगी और सत्ता में वो भाजपा को ला सकते हैं। और भाजपा को भी यही लग रहा है कि इन दलों के जो बड़े नेता हैं, उनको छोड़कर हम जनता के बीच में ज्यादा मजबूती से अपनी आवाज कह सकते हैं। जी बिल्कुल मनीष जी, इसके साथ ही जब अमित शाह का ये बेहद अहम दौरा चल रहा है, इसी बीच खुदीराम बोस के घर वो गए, उन्होंने वहां श्रद्धांजलि अर्पित की है। साथ ही हम मेदिनीपुर की बात करें तो एक किसान के घर में जमीन पर बैठ के उन्होंने वहां पर खाना खाया है। उसके अलावा सिद्धेश्वरी काली मंदिर भी अमित शाह गए थे। किस तरह का प्रभाव उनके इस दौरे के दौरान जो कार्यक्रम उनके द्वारा किए जा रहे हैं, इसका जनता पर पड़ेगा? क्योंकि किसानों का आंदोलन एक और जारी है, उसी बीच किसान के घर पर वो जाते हैं, किसान के घर में बैठकर खाना खाते हैं। तो किस तरह का संदेश देने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है, किस तरह का प्रभाव इसका डालने की कोशिश की जा रही है और असल में कितना प्रभाव इसका देखने को मिलेगा? देखिए, बीजेपी हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव रहा, वो की राजनीति करती आई है। उसने राम मंदिर का चाहे आंदोलन हो, चाहे उसके बाद में गौ रक्षा का आंदोलन हो, तो निश्चित रूप से एक प्रतीक बनाया। और यही बंगाल की माटी के लिए, बंगाल के महापुरुषों के लिए, बंगाल के देवी देवताओं के लिए वो जा रहे हैं अमित शाह, और वहां पर मंदिर जाते, चाहे काली मठ हो, चाहे दक्षिणेश्वर हो, या विवेकानंद जी की जो प्रतिमा पर
हो, खुदीराम बोस जी की हो, तो भाजपा ये संदेश देना चाहती है कि जिस भूमि पर, जिस देश महापुरुषों ने उस देश को, उस प्रदेश को अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय पर एक स्थान मिला, वो उनका सम्मान करती है और उनको वो पूछती है। ये संदेश आम जनता तक जाता है और आम जनता के बीच में वो जा रहे हैं। अगर किसान के यहाँ खाना खा रहे हैं तो निश्चित ये भी एक अलग संदेश है कि वो एक जमीन से जुड़े व्यक्ति को अपने साथ लेकर चलने वाली है और भाजपा इसमें मास्टर है। अब किसानों के बीच जाकर एक संदेश दे रहे हैं कि हम पूरी तरह से किसानों खड़े हुए हैं और विपक्ष जो नैरेटिव सेट कर रहा है कि भाजपा किसान विरोधी पार्टी है, भाजपा जो है वो उद्योगपतियों के साथ है, वो गलत है। आप उनके घर गए, उनके साथ खाना खिंचाया, उनके बच्चे को गोद में लिया, फोटो खिंचाई, तो ये अपने आप में बहुत बड़े संदेश होते हैं। भावना, हिंदुस्तान जो है एक भावनात्मक राष्ट्र है और भावना से जब कोई चीज जुड़ती है तो सारी चीजें फेल हो जाती है और भाजपा यही नैरेटिव सेट करना चाहती है, खासतौर पर बंगाल में। चलिए, बहुत धन्यवाद मनीष जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए।